फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के 32वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे बहुत सारे तरुण और युवा लोगों ने अपने बहुत सारी कॉमन परेशानी के बारे में जानना चाहा है। वो है एक्नी या कील या मुहासे। तो कील मुहासे हैं वो ज़्यादातर तरुण एज में या टीनेज जिसको उम्र कहते हैं 18 से 30 साल की उम्र के बीच में बहुत ज़्यादा निकलते हैं। ये विश्व की जो कॉमनेस्ट बीमारी है, जो आम बीमारी है, उसमें से एक है। ये ज़्यादातर मुंह पे, छाती के ऊपर या पीठ के पीछे जहाँ ऑयली एरिया है, ऑयली स्किन है, वहाँ पे ये निकलती है। 20% लोगों को सीवियर फॉर्म में ये बदल जाती है। हालांकि इससे नुकसान कुछ नहीं होता है, लेकिन वो देखने में भद्दा लगता है। उसकी सेल्फ एस्टीम में कमी आ जाती है, उसको चिंता लग जाती है और मेंटल डिप्रेशन कभी कभी आ जाता है। तो अपन इसके एक्नी के बारे में आज जानना चाह रहे हैं कि इसका क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट है और क्या कैसे इससे बचा जा सकता है। तो एक्नी को जानने से पहले सबसे पहले अपन हेयरी फॉलिकल के बारे में जानेंगे। जो बाल है, जो रोम कहेंगे, बाल कहेंगे, तो उसको थोड़ा सा जानेंगे। उससे अपन को एक्नी के बारे में पता लग जाएगा। तो अपने शरीर में जैसा कि जानते हैं सभी मेमल्स के जो जानवर हैं, स्तनपायी जानवर हैं, मेमल्स कहते हैं जिसको, सबके शरीर पे बाल होते हैं। तो बाल के साथ में एक सीबम ग्लैंड होती है, सीबेशियस ग्लैंड होती है, वो हेयर फॉलिकल से जुड़ी होती है। जो एक बाल है उसको अपन कहते हैं हेयर फॉलिकल। तो हेयर फॉलिकल जो स्किन की एपिडर्मिस लेयर है, जो ऊपरी लेयर है, ऊपरी सतह है, उससे अटैच रहती है। उसमें नीचे हेयर बल्ब है, उसमें से हेयर की साफ्ट निकलती है। उसके साथ में एक सीबेशियस ग्लैंड होती है, जो इसको पसीने की ग्रंथि कह सकते हैं आप। उसमें से सीबम निकलता है या ऑयली डिस्चार्ज होता है, जो उसको न्यूट्रिशन देता है, बाल का पोषण देता है और स्किन को चिकना रखता है। उसका काम भी होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ज़्यादा मात्रा में सीबम बढ़ने लग जाता है और डेड टिश्यू है, तो उसके बाल के जो छेद है, बाल का जो छिद्र है, रूम है या पोर कहेंगे, बाल का जो पोर है, उसको वो ब्लॉक कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। तो फिर वो एक्नी का रूप ले लेता है, जिसको मुहासे कहते हैं, कील कहते हैं। तो वो उसका रूप ले लेता है। तो ऐसे करके ये पूरे विश्व में एक बहुत कॉमन समस्या है और मेल और फीमेल को, दोनों को, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को बराबर इफेक्ट करती है। और 20% केसेज में ये नोडुलर या सिस्टिक रूप में सीवियर फॉर्म में बदल जाती है, जो मुँह देखने में भद्दा लगने लगता है। तो आज अपन इसको जानते हैं कि इसके क्या कारण है, एक्नी क्यों होती है। तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, 80% केसेज में इसका कारण जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है, उसमें जुड़ा होता है। जैसे मदर को है, फादर को है, तो उसके बच्चे को भी एक्नी की परेशानी आ जाती है। तो ये जेनेटिक कारण है इसका। दूसरा कारण है हार्मोन। दूसरा कारण है हार्मोन। मेल टाइप का हार्मोन है, वो इसको प्रोडक्शन में या एक्नी बनाने में मदद करता है या उसको बढ़ाता है एक्नी को। तो इसमें 3 तरह के मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, डायस्ट्रोटेस्टोस्टेरोन और DHEA एपीस्टेरोन। ऐसे करके 3 हार्मोन है, वो मेल और फीमेल दोनों में ही बढ़ जाते हैं। तो इससे ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है और हेयर क्लॉग हो जाते हैं, या हेयर जो फॉलिकल हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और वो एक्नी का रूप ले लेते हैं। ऐसे हार्मोनल इफेक्ट है। फिर उसके बाद में है इन्फेक्शन। एक बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करता है, उसको अपन एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। वो बैक्टीरिया क्यूटीबैक्टीरियम एकिनिस ये नाम का बैक्टीरिया है, जो हेयर फॉलिकल है, जो रोम का छिद्र है, बाल है, उसमें इन्फेक्शन पैदा कर देता है। तो उससे भी फॉलिकल ब्लॉक हो जाता है और उससे भी एक्नी की फॉर्मेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरी तरह की ऐसा देखा गया है, जो डाइट है, जिसमें हाई ग्लाइसेमिक डाइट है, जो हर कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे वाला खाना लेते हैं, तो उन लोगों के भी ऐसा देखा गया है कि एक्नी की फॉर्मेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद में स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा आप तनाव में रहते हैं तो भी हार्मोन लेवल बढ़ता है, हार्मोन सिक्रीशन बढ़ता है मेल टाइप के हार्मोन का, और वो भी एक कारण है। और फिर उसके बाद में हॉट ह्यूमिड एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, गर्म जगह है, उसमें पानी में जैसे नमी ज़्यादा है, ऐसे एरिया में काम करने से, है ना, फर्नेस के आसपास, भट्टी के आसपास काम करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी देखा गया है कि उनमें एक्नी फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पसीना आता है। तो डर्ट और गंदी लगती है मुंह पे, या कहीं पे कोई चिपक जाता है, डर्ट चिपक जाती है, तो एनारोबिक इन्फेक्शन हो जाता है और वो
एक्नी का रूप ले लेता है। ऐसे करके इसके कुछ कारण हैं, उनको अपन ने जाना है। फिर अपन देखें मरीज़ कैसे प्रेजेंट करता है, क्या परेशानी उसको आती है। तो अपन वैज्ञानिक भाषा में तो इसको कहेंगे पेप्यूल बन जाएगा, पस्चूल बन जाएगा, और फिर उसके बाद में नोडुल बन जाएगा, नोडुलोसिस्टिक एरिया बन जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे ही कॉम्प्लिकेशन होगा तो स्कार बनेगा और फिर पिगमेंटेशन होगा। तो अपन उसको सरल भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। तो अपन कहते हैं उसको ब्लैक कोमेडोन या वाइट कोमेडोन, मतलब जो एक तरह का डार्क स्पॉट बन जाता है, गांठ जैसी बन जाती है, मुंह पे गांठ बन जाती है, उस पर एक मवाद का डॉट बन जाता है, उसको अपन पस्चूल कहते हैं। और धीरे धीरे वो नोडुल के रूप में, नोडुल मतलब गांठ के रूप में, मुंह पे गांठ बनना शुरू हो जाती है, गांठ के रूप में दिखते थे। तो एक्नी का जो मेडिकल नाम है वो एक्नी वल्गारिस है। पुराने टाइम पे इसको एक्नी का सिस्टिका कहते थे, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है, नोडुलोसिस्टिक ये बीमारी हो गई है। तो मुंह पे डिफरेंट से प्रेजेंट करना ही एक्नी का प्रेजेंटेशन है, मुंह पे गांठ के रूप में और नोडुल के रूप में, स्किन गहरी कलर की होने में और कीलोइड बनने का, इस तरह का प्रेजेंटेशन मरीज को आता है, या इस तरह की परेशानी मरीज को आती है। अपन देखते हैं पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है, क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है। तो अपन को इसको एनलिस्ट किया है मैंने कि पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले लोकल एप्लीकेशन, ऊपर मुंह पे क्या लगाया जा सकता है। तो ऊपर लगाने के लिए सबसे क्रोलिटिक सोप है, क्रेटोलाइटिक सोप है, उसको मुंह के धो सकते हैं सबसे पहले, जिससे कि जो ऑयल है ऊपर से, डर्ट है, ऑयल है, वो उसमें से हट जाएगी। और ख़ास तौर से जो ऑयली क्रीम है उनका इस्तेमाल नहीं करना है, और जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोप है, हार्ड सोप है, उनका भी इस्तेमाल नहीं करना है। लोकल एप्लीकेशन में एंटीबैक्टीरियल क्रीम है, जिसमें क्लिंडामाइसिन है, नेडिफ्लॉक्सासिन है, इरिथ्रोमाइसिन क्रीम है। इस तरह की एक ग्रुप तो हो गया, एंटीबैक्टीरियल ग्रुप हो गया। दूसरे तरह के ग्रुप में निकोटामाइड सब्सटेंस है, उसकी भी क्रीम है लोकल एप्लीकेशन के लिए। फिर उसमें रेटिनॉइड्स, जो विटामिन ए के डेरिवेटिव्स हैं या विटामिन ए से मिलते जुलते हैं, तो उसके लगाने से वे भी उसमें फ़र्क आता है। लेकिन उनका साइड इफ़ेक्ट ये है कि जैसे ही उसमें धूप में निकलेंगे तो मुंह लाल हो जाएगा। तो प्रेफरेबली इसको रात को सोते समय ही लगना चाहिए, जिससे सूरज की रोशनी में नहीं आ पाए, क्योंकि सूरज की रोशनी में आते ही इसमें फ़ोटो सेंसिटिविटी हो जाती है। मुँह ज़्यादातर जो मुहासे की दवाई लगाते हैं तो वो अगर धूप में चले जाते हैं तो उनका मुँह लाल हो जाता है, ऐसे करके इनका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। तो ये लोकल एप्लीकेशन हो गया। फिर उसके बाद में है डाइट। तो डाइट में अपन को क्या ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जिसमें कम हो, जिसमें मीठा कम हो, ऐसी तरह की डाइट लेनी चाहिए, और तनाव से बचना चाहिए, जैसे अपन ने जाना था पहले। फिर उसके बाद आती है ड्रग। तो ड्रग है आइसोरेटिनॉइड्स, आइसोट्रिंट्रोइन या रेटिनॉइड डेरिवेटिव्स हैं, जो विटामिन ए से मिलती जुलती हैं। इनको थोड़े कई वीक्स तक लेना पड़ता है, लेकिन कभी कभी इनके साइड इफ़ेक्ट भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद में है एंटीबायोटिक, क्योंकि आपने जाना था कि एक बैक्टीरिया है वो उसको इन्फेक्ट कर देता है, एक्निस, क्यूटिफॉर्म एक्निस। तो उसकी किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स हैं। इसमें इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक हैं क्लिंडामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ऐसी तरह की दवाई हैं। फिर उसके बाद में है हार्मोन है, उसमें जैसे फीमेल में तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन मेल में काम नहीं कर पाएंगे। मेल में थोड़ा स्लाइटली कम काम करते हैं। फीमेल में जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है, जो गर्भ निरोधक गोली एक तरह की, वो भी कई बार ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से इसमें काम कर जाती हैं, क्योंकि एक तरह से एंटी टेस्टोस्टेरोन ये वर्क करती हैं। और ये जैसे नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये काम करती हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जिसको गर्भवती महिलाएं हैं, उनको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। फिर उसके बाद एंटी एंड्रोजेनिक दवाई आती हैं, CH दवाई है, एसीटेट है, वो भी इसमें काम करती हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। स्पायरोलेक्टोन, वो भी इसमें स्लाइटली वर्क करती है, एज ए एंटी एंड्रोजेनिक दवाई है। उसके बाद में है इलेक्ट्रिक कॉटरी या इलेक्ट्रोफल्ग्रेशन, ऐसे करके इलेक्ट्रिक वाला काम है, जो बिजली के जलाने से इनमें फल्ग्रेशन कर सकते हैं। फिर उसमें एक प्लास्टिक सर्जरी होती है, डर्मा एब्रेजन या माइक्रो एब्रेजन। और फिर उसके बाद में है लेसर लाइट थेरेपी या लेसर थेरेपी, वो भी आज की तारीख में बहुत इफ़ेक्टिव
जो नोडुलर टाइप की माइल्ड वाली है उनमें तो लोकल एप्लीकेशन और ड्रग्स ही काम कर जाती हैं। सीवियर फॉर्म में तो नोडुलर या नोडुलोसिस्टिक तरह की बीमारी हो जाती है, तो उनको लेसर थेरेपी या फिर लाइट थेरेपी की ज़रूरत पड़ जाती है। अब अपन जानते हैं कि इससे कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए कि एक्नी हो ही नहीं या एक्नी बढ़े नहीं या माइल्ड से वो मॉडरेट या सीवियर के रूप में नहीं बढ़े। तो अपन को कुछ प्रिकॉशन रखते हैं, उन प्रिकॉशन को आप जानते हैं। तो सबसे पहले गुनगुनी पानी से मुँह को दिन में 2 बार धोएं, जिससे कि मुंह पे जो गंदगी है, डर्ट है और जो पसीना ज़्यादा आ रहा है वो उसमें से मुंह पे से साफ़ हो जाए। हार्ड सूप या बहुत स्ट्रॉन्ग एस्ट्रिंजेंट है वो मुंह पे नहीं लगाएं। और तीसरी बात है, स्क्रब नहीं करें, मुंह को रगड़े नहीं। और जो वाटर वेस्ट कॉस्मेटिक्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका बेस पानी है, ऑयल की जगह पानी। ऑयल बेस्ड क्रीम है उनको नहीं लगाना चाहिए, वाटर बेस्ड क्रीम है वही काम करती हैं। और मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र भी इफ़ेक्टिव है। और जिनकी स्किन बहुत हेयरी जो ऑयली है, बहुत ज़्यादा जिसमें सीबम बनता है, बहुत ज़्यादा ऑयल बनता है, तो उनको रोज़ वो शैम्पू करें। शैम्पू रोज़ करने से भी इसमें मदद मिलती है कि ऑयल है वो कम हो जाएगा। बालों के शैम्पू करने से भी फ़र्क पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद में नाखूनों से बार बार मुँह को नोचे नहीं। जो कोमेडॉन बन जाते हैं उनको बार बार नोचे नहीं तो उससे स्कारिंग हो जाएगी और पिगमेंटेशन हो जाएगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें ये होता है कि धूप में जाने से बचें। अगर आप लोकल स्किन रेटिनॉइड क्रीम्स लगा रहे हैं तो आप धूप में नहीं जाएं, नहीं तो मुँह लाल हो जाएगा, फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है। तो ऐसे करके आज अपन ने इसके प्रिकॉशन और सावधानियों के बारे में जाना है। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।